आज फेलुदा सीरीज़ में मैं लेकर आई हूँ अगली कहानी। कहानी का नाम है द मैजिकल मिस्ट्री। तो शुरू करते हैं कहानी की समरी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब फेलुदा, तोपशे और लाल मोहन बाबू जाते हैं एक मैजिकल शो देखने। मैजिशियन है सूर्य कुमार। सूर्य कुमार जादू तो अच्छा दिखाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो कला नहीं है कि वो जो ऑडियंस है उसको अपने साथ बांध लें। उनकी आवाज़ बहुत ही श्रिल है, इतनी अजीब सी आवाज़ है कि सुनने में कानों में चुभती है। फिर जब तोपशे, फेलुदा और लाल मोहन बाबू सबसे आगे सीट पे बैठे थे, तब वो लाल मोहन बाबू को स्टेज पे बुलाते हैं और हिप्नोटिज्म की कला उनके ऊपर दिखाते हैं। सूर्य कुमार हिप्नोटिज्म में बहुत माहिर हैं। वो लाल मोहन बाबू को आसानों से हिप्नोटाइज कर लेते हैं और उन्हें एक पेंसिल देते हैं। कहते हैं, देखो ये एक चॉकलेट है, अब तुम इसे खाओ। लाल मोहन बाबू सच में वो पेंसिल मुंह में रख के कहते हैं कि वाह, चॉकलेट बहुत टेस्टी है। और सारे लोग ये देख के हंसने लगते हैं। उसके बाद तो लाल मोहन बाबू को ये खूब बेवकूफ़ बनाते हैं। लाल मोहन बाबू बिल्कुल उनके वश में थे। फिर उन्हें एक पत्थर देते हैं। कहते हैं, संदेश कैसा लगा खाने में? लाल मोहन बाबू उस पत्थर को मुंह में रखते हैं, कहते हैं, संदेश बहुत ही लाजवाब है। थोड़ी देर इसी तरह हंसी मजाक चलता है। फिर वो अपना जादू उन पर से हटा लेते हैं, हिप्नोटाइज उन्होंने किया था। लाल मोहन बाबू नीचे स्टेज से आ जाते हैं और जब फेलुदा उन्हें सब बातें बताते हैं तो उन्हें बहुत हंसी आती है। वो कहते हैं कि सच में उन्हें तो चॉकलेट का स्वाद तक आ गया था मुंह में, और संदेश का भी। कैसे इन्होंने इतना अच्छा जादू किया सूर्य कुमार ने कि उन्हें पता ही नहीं चला। घर वापस आने पे इन सब में यही सब बातें चल रही हैं, उस मैजिशियन के बारे में, सूर्य कुमार के बारे में। तभी वहाँ पर एक हैंडसम जेंटलमैन फेलुदा से मिलने आता है। उसका नाम है निखिल बर्मन। वह बताता है कि उसके पिता हैं, जिनका नाम सोमेश्वर बर्मन है, वो बहुत बड़े जादूगर हैं। फेलुदा ने उनका नाम सुन रखा था। वो बताते हैं कि वो इंडियन मैजिक करते थे। वो एक ऐसे मैट्रेस पे, गद्दे पे बैठ जाते थे और लोग उनके इर्द गिर्द बैठते थे। और वो ऐसे उनकी कला में माहिर थे, वो इतना अच्छा जादू दिखाते थे कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ भी उन्होंने अपनी कला दिखाई थी। वो बताते हैं किसी कारणवश सोमेश्वर बर्मन मिलना चाहते हैं फेलुदा से और वो उनको अपने घर पे इनवाइट करता है। लाल मोहन बाबू जो है वो एक कहानी लिख रहे हैं, नई नॉवेल, जो कि जादूगरी के ऊपर है। वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गए हैं जादूगर से। वो भी जाते हैं फेलुदा के साथ कि वो भी जाके सोमेश्वर बर्मन से मिलेंगे और शायद कुछ जान पाएँ उनसे जादू के बारे में। ये सारे पहुंच जाते हैं सोमेश्वर बर्मन के घर। सोमेश्वर बर्मन का घर काफ़ी बड़ा है। उसमें कई कमरे तो बंद पड़े हैं। फेलुदा को मालूम पड़ता है कि सोमेश्वर बाबू की जो पत्नी थी, कई वर्ष पहले उनका देहांत हो गया, और उनका बड़ा बेटा जो था अखिल, वो भी कई वर्ष पहले उन्हें छोड़कर जर्मनी जा चुका है। इसीलिए अकेलेपन से परेशान होकर सोमेश्वर जी ने अपने दोस्त को वहीं पे घर में ही पनाह दे रखी है। वो उनके साथ रहते हैं। साथ ही उनका सेक्रेटरी, जिसका नाम प्रणवेश रॉय है, वो भी वहीं रहता है। और एक आर्टिस्ट है जिसका नाम रैनन है, वो वहाँ रहता है और वो उनकी एक पोर्ट्रेट बना रहा है सोमेश्वर जी की। इस तरह से उस घर में लगभग 5 सदस्य रहते हैं। उनका बेटा निखिल, खुद सोमेश्वर बर्मन, उनका सेक्रेटरी, उनका एक दोस्त और एक आर्टिस्ट। इसके अलावा उस घर में 4 नौकर्मी हैं। लेकिन घर इतना बड़ा है कि अभी भी उसमें कई कमरे बंद पड़े हैं। सोमेश्वर जी आते हैं फेलुदा से मिलने। वो भी काफ़ी स्मार्ट हैं अभी भी इस एज में, और वो बताते हैं कि वो इंडियन मैजिक किया करते थे। और एक बार जब उन्होंने एक राजा को मैजिक दिखाया था, तो उन्होंने खुश होकर उन्हें बहुत सुंदर सा एक तोहफा दिया था। राजा दयाल सिंह रघुनाथपुर के थे। उन्होंने उन्हें बहुत सुंदर सा तोहफा दिया था। तब फेलुदा उनसे पूछते हैं कि उन्होंने उन्हें क्या तोहफा दिया था। तब वो जाते हैं ऊपर और एक बहुत सुंदर सी छोटी सी मूर्ति लेके आते हैं कृष्ण भगवान की, जिसके ऊपर बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। जब फेलुदा उस मूर्ति को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। इतनी सुंदर मूर्ति फेलुदा ने कभी नहीं देखी थी। वह सोमेश्वर जी से कहते हैं कि वो इस मूर्ति को बहुत संभाल के रखें, क्योंकि ये मूर्ति बेशकीमती है। सोमेश्वर बर्मन जी कहते हैं कि हाँ, वो उसे लॉकर में रखते हैं और हमेशा वो चाबी जो है अपने पास रखते हैं। रात को सोते समय वो चाबी अपनी तकिया के नीचे ही रख के सोते हैं। और उन्हें विश्वास है अपने घर के हर सदस्य पे, हर नौकर पे, कि कोई भी कभी चोरी करने
की कोशिश नहीं करेगा। खैर, बात आगे बढ़ती है और सोमेश्वर जी बताते हैं फेलुदा को वो कारण जिसके कारण वह उनसे मिलना चाहते थे। वो बताते हैं कि वो इंडियन मैजिक के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं और उन्होंने अपने जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी उन्होंने सीखा है अपने दादा से, परदादा से, चूँकि सारे ही मैजिशियन थे, तो उन्होंने एक बुक में ये सारी बातें लिख रखी हैं। वो बुक उनसे कोई ख़रीदना चाहता है। वो कोई और नहीं है, वही मैजिशियन है सूर्य कुमार जिसका जादू देखने गए थे फेलुदा। बताते हैं सोमेश्वर बर्मन की सूर्य कुमार उनसे मिलने आए थे और 20,000 रुपये में वो जो किताब है इनकी वो ख़रीदना चाहते हैं। सोमेश्वर बर्मन जी कहते हैं फेलुदा से कि आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। फेलुदा कहते हैं कि इसके लिए तो वो किताब पहले पढ़नी पड़ेगी। तब फेलुदा सोमेश्वर जी से वो किताब लेकर अपने घर चले जाते हैं और पूरी रात जाग के वो किताब पढ़ते हैं। फेलुदा बहुत ही इम्प्रेस्ड हैं इस बुक से। वह सोमेश्वर जी से जब मिलते हैं तो कहते हैं कि ये एक बेशकीमती किताब है, अगर आप इसे पब्लिश कर दें तो ये बेस्ट सेलर बन सकती है, बहुत कमाई कर सकते हैं और मैं तो यही आपको सुझाव दूंगा कि 50,000 रुपये में भी आप इस किताब को मत बेचिए। उधर लाल मोहन बाबू अपनी किताब के लिए फिर से एक बार सूर्य कुमार जो मैजिशियन है उनसे मिलना चाहते थे और उनसे कुछ प्रश्न करना चाहते थे जिससे वो अपनी किताब में लिख सकें। वो मिलते हैं सूर्य कुमार से, फेलुदा भी जाते हैं साथ में। सूर्य कुमार फेलुदा से मिलकर बहुत खुश होते हैं। उनसे लाल मोहन बाबू कई प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि उन्होंने किससे सीखी है यह कला, वो कितने साल से मैजिक कर रहे हैं। सूर्य कुमार बताते हैं कि वो देश विदेश में कई जगह घूम घूम के अपनी ये कला दिखाते हैं और वो बहुत बड़े मैजिशियन हैं। उन्होंने फ़ॉरेन में इंग्लैंड से वो मैजिशियन की कला सीखी है। बहुत ही इम्प्रेस्ड होते हैं लाल मोहन बाबू ये सब सुन के। फिर वो किताब के बारे में पूछते हैं फेलुदा उनसे सूर्य कुमार से। तो सूर्य कुमार कहते हैं, हाँ, मैं सोमेश्वर बर्मन जी की वो किताब खरीदना चाहता हूँ 20,000 रुपये में। अगर लेकिन वो बेचना नहीं चाहते तो मैं इसके लिए उन्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा। और बताते हैं वो कि सोमेश्वर बर्मन जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और कुछ दिन के लिए उन्होंने अपने घर पे इनवाइट किया है सूर्य कुमार को कि वो आएँ और उनके घर पे रहें। फेलुदा ये सुन के बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ठीक है, फिर तो उनसे मुलाकात दोबारा फिर से होगी। सूर्य बर्मन के घर में सोमेश्वर बर्मन के घर में सूर्य कुमार जो मैजिशियन हैं वो रहने के लिए चले जाते हैं। एक ही दिन हुआ होता है, एक ही रात बीती होती है और सुबह एक अनहोनी हो जाती है। सोमेश्वर बर्मन जी का एक नौकर जो था, जो सबसे वफादार, सबसे पुराना नौकर था, उसकी हत्या हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं होता, कृष्ण भगवान की वो जो बेशकीमती मूर्ति थी वह भी गायब हो चुकी थी। सोमेश्वर बर्मन जी फेलुदा से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस केस में पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो भी इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि वो मूर्ति तो बेशकीमती थी ही, साथ ही उनका नौकर भी बहुत वफादार था। सबसे पहले पूछताछ होती है निखिल बर्मन से, सोमेश्वर बर्मन के छोटे बेटे से। निखिल बर्मन भी था, उसकी आवाज़ बहुत पतली थी, जैसे लड़कियों की आवाज़ होती है, बहुत ही श्रिल वॉइस थी। और फेलुदा बहुत ध्यान से निखिल बर्मन को देखते हैं। निखिल फेलुदा को बताते हैं कि उनकी एक नीलामी की दुकान है, वो पुरानी चीज़ों की नीलामी करते हैं। तब फेलुदा उनसे पूछते हैं कि उनका काम कैसा चल रहा है। निखिल बर्मन कहते हैं उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरे नंबर पे पूछताछ होती है वो सेक्रेटरी प्रवनीश रॉय जो वहाँ रहता था। सेक्रेटरी बताता है कि वो जो किताब लिखी थी सोमेश्वर बर्मन जी ने, उसकी टाइपिंग का काम कर रहा है। वो कहता है कि सोमेश्वर बर्मन जी बहुत ही अच्छी तनख्वाह उसे देते हैं और वो बहुत खुश है यहाँ रह के। और वो रोज़ सुबह 8 बजे आ जाता है और शाम के 6 बजे तक काम करता है। उसके बाद वो वहीं पे रहता है, रात में भी वो नीचे के तल्ले पे रुकता है। उन्हें अपने मालिक से कोई भी दिक्कत नहीं है, वो उसे अच्छा पे तो करते ही हैं, साथ ही ये काम उसके लिए बहुत दिलचस्प है। उसके बाद जो दोस्त होते हैं सोमेश्वर बर्मन के, अनिमेश, जो वहीं रह रहे थे, उनसे पूछताछ होती है। अनिमेश जी बताते हैं कि जब इनकी मृत्यु हो गई सोमेश्वर बर्मन जी की पत्नी की, तब वो बहुत अकेले पड़ गए थे और तभी इनकी दोस्ती हुई थी दोनों की। तब इन्होंने कहा कि क्यों नहीं तुम मेरे साथ रहते हो। फेलुदा पूछते हैं कि आप कमाई के लिए क्या करते हैं। तो अनिमेश बताते हैं कि उनके दादा परदादाओं ने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स छोड़ रखी है, जिसका किराया उनके पास आता है, उसी से उनका गुजारा चल जाता है। आखिर में ये जाते हैं उस आर्टिस्ट से मिलने, रैनन, जो वहाँ पे रहता था, जो बना रहा था, एक पोर्ट्रेट को पेंट कर रहा था सोमेश्वर बर्मन की, लेकिन पोर्ट्रेट अभी पूरी नहीं हुई। उसके बड़े बड़े बाल थे कंधे तक और बहुत घनी दाढ़ी थी।
जब देखते हैं लाल मोहन बाबू उनको, तो उन्हें वो आर्टिस्ट पहली नज़र में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रनन बताता है कि लगभग 6 हफ्ते में वो पूरी एक पोर्ट्रेट पेंट कर लेता है, लेकिन क्योंकि सोमेश्वर बर्मन बहुत कम देर के लिए बैठते हैं पोर्ट्रेट बनवाने के लिए, इसीलिए उनकी पोर्ट्रेट बनने में इतना समय लग रहा है। रनन वहाँ बहुत खुश था, कहता है कि अगर सोमेश्वर बर्मन जी ने उसे काम नहीं दिया होता तो उसके बहुत दुर्दिन थे, उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। इसलिए वो बहुत शुक्रगुजार है सोमेश्वर बर्मन जी का कि उन्होंने उसको घर में रखा है, और वो उससे कह रहे हैं, उस आर्टिस्ट से, कि हमेशा के लिए वो यहीं रहे और अपना काम करता रहे। आखिरी नंबर पे पूछताछ होती है उस मैजिशियन से, सूर्य कुमार से, जो एक दिन पहले ही सोमेश्वर बर्मन के घर रहने आया है। फेलुदा उससे कहते हैं कि तुम तो इस घर के लिए बड़े मनहूस साबित हुए, क्योंकि तुम जैसे यहाँ पर आए यहाँ पे खून हो गया, साथ ही चोरी हो गई। सूर्य कुमार बेचारे बहुत शर्मिंदा है। वो कह रहे हैं कि हाँ, एक ही रात में यहाँ रुका, उस रात को ही यह कांड हो गया। सूर्य कुमार कहते हैं कि उन्हें कोई भी आहट नहीं लगी, किसी के आने जाने की या किसी की भी आवाज़ नहीं लगी, और वो बहुत गहरी नींद सोते हैं। सोमेश्वर बर्मन जी जो हैं वो नींद की गोली खा के सोते हैं, इसीलिए उन्हें भी कोई आहट नहीं लगी। उनके दोस्त जो हैं अनिमेश, वो नीचे के मकान में रहते हैं। साथ ही उनका सेक्रेटरी और आर्टिस्ट जो था वो भी नीचे के मकान में रहते हैं, इसीलिए किसी को भी कोई आहट नहीं लगी। फेलुदा वापस लौट आते हैं और अपने तरीके से तहकीकात करते हैं। सबसे पहले जाते हैं वो जो उनका बेटा है निखिल, उसकी वो दुकान देखने जहाँ पर वो पुराने आइटम्स रखता था, नीलामी की दुकान जो थी। फेलुदा देखते हैं कि उसकी दुकान कोई ख़ास नहीं चल रही, बहुत अच्छी नहीं चल रही, वो खाली खाली ही रहती है। उन्हें शक होता है इसके बेटे पर कि हो सकता है वो जो मूर्ति थी कृष्ण भगवान की बेशकीमती, वो इसने चुरा ली हो, और उसको चुराते हुए नौकर ने देख लिया हो। बचने का कोई साधन सामने ना आया हो, इसलिए उसने नौकर की हत्या कर दी हो। वो जो नीलामी का काम करता ही है, वो हो सकता है कर्जे में भी डूबा हुआ हो, क्योंकि दुकान बहुत खस्ता हाल में थी, और वो मूर्ति बेच के आराम से इतने पैसे आ जाएंगे कि उसके सारे कर्ज उतर जाएंगे। दूसरा शक जाता है सेक्रेटरी पे, लेकिन सेक्रेटरी तो अपने काम से खुश था, साथ ही उसे अच्छी तनख्वाह भी मिल रही थी, रहने के लिए घर भी मिल रहा था। उनके दोस्त जो थे अनिमेश, वो उनके पास भी अच्छी कमाई का साधन था। जो आर्टिस्ट था रेनन, हाँ, हो सकता है उसने भी कुछ ऐसा काम करने की कोशिश की हो, लेकिन वो तो बहुत शुक्रगुजार था सोमेश्वर बर्मन का, क्योंकि उसके पास कोई भी काम नहीं था। वो तो घर में आराम से रह रहा था, उसे पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, इसीलिए वो ये सब तामझाम में क्यों पड़ेगा कि वो किस तरह चोरी करे। और जहाँ तक बात रही सूर्य कुमार की, तो उन्हें आए हुए सिर्फ एक ही रात हुई थी। एक रात में भला एक अनजान आदमी कैसे जान सकता है कि घर में कौन सा मूल्यवान वस्तु कहाँ रखी है, चाबी कहाँ रहती है, और घर के कौन से लोग कहाँ रहते हैं। तब फिर आखिर चोरी किसने की और वो खून किसने किया। फेलुदा को रह रह के सूर्य कुमार पे शक जा रहा था। वो सूर्य कुमार के बारे में तहकीकात करते हैं। अब सूर्य कुमार ने फेलुदा और लाल मोहन बाबू से कई झूठ बोल रखे थे। सबसे बड़ा झूठ तो उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने इंग्लैंड से जादूगरी सीखी है, जबकि वो कभी भी इंग्लैंड के किसी स्कूल में नहीं गए थे जादूगरी सीखने। दूसरा, उन्होंने कहा था कि उन्होंने जापान में, सिंगापुर में और बड़े बड़े देशों में अपना जादू दिखाया है, जबकि वो कई वर्षों से उनका काम बहुत ख़राब चल रहा था। उनके जो टिकट्स थे वो तक पूरे नहीं बिकते थे, और वो बहुत गरीबी में दिन काट रहे थे। शायद इसीलिए किसी तरह वो किताब खरीदना चाहते थे सोमेश्वर बर्मन की, कि शायद उनकी जादूगरी में कुछ चार चांद लग जाएं, कुछ नया जादू वो सीख जाएं, तो उनका काम कुछ चल निकले। फेलुदा सूर्य कुमार के बारे में और तहकीकात करते हैं। पूरी रात वो बाहर रहते हैं, और अगले दिन वो आता है जो होता है कहानी का क्लाइमैक्स, जब फेलुदा सबको सोमेश्वर बर्मन के घर में इकट्ठा करते हैं उस हॉल में, और वक्त आ जाता है कौन कातिल है ये बताने का। सबसे पहला सवाल होता है सोमेश्वर बर्मन से। आखिर सोमेश्वर बर्मन ने सूर्य कुमार को अपने घर पर रहने के लिए क्यों बुलाया था? वो एक अजनबी थे, आखिर सोमेश्वर बर्मन को उनसे इतनी जल्दी लगाव कैसे हो गया? तब सोमेश्वर बर्मन कहते हैं फेलुदा से कि जब उन्होंने सूर्य कुमार को पहली बार देखा, तब उनको सूर्य कुमार में अपने बड़े बेटे अखिल की झलक दिखाई दी। अगर अखिल आज उनके साथ होता तो इतने वर्षों के बाद वो बिल्कुल वैसा ही दिखता। तब फेलुदा सूर्य कुमार की तरफ देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यही उनका बड़ा बेटा अखिल है, जो वर्षों से बाहर रह रहा था, जिसने बहुत ज़्यादा कोशिश की अपने पिता की तरह एक माहिर मंझे हुए जादूगर बनने की,
लेकिन उसमें ये सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर वो आर्ट नहीं थी कि ये अच्छे से कम्युनिकेट कर सके अपनी ऑडियंस के साथ। फिर ये कहता है कि जब तुमने सूर्य कुमार उस रात वो मूर्ति चुराई तब वो नौकर ने तुम्हें देख लिया। या सुनते ही सूर्य कुमार उखड़ जाता है और कहता है कि मूर्ति तो वहाँ थी ही नहीं, वो तो पहले ही किसी ने चोरी कर ली थी। जब ये बोलता है सूर्य कुमार ये बात, तब सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। इसका तो यही मतलब था कि सच में सूर्य कुमार चोरी करने गया था। उसे मालूम था पहले से कि उसके पिता कहाँ पे वो मूर्ति रखते हैं और हमेशा वो तकिए के नीचे चाबी रख के सोते हैं, रात को नींद की गोली खाते हैं, जिससे कि पूरा मैदान साफ था और सूर्य कुमार अचानक आराम से चोरी कर सकता था। लेकिन आखिर वो मूर्ति गई कहाँ? जब सूर्य कुमार ने अलमारी खोली और मूर्ति वहाँ पे नहीं थी, तब मूर्ति कहाँ थी? तब फेलुदा अपनी पॉकेट में से वह खूबसूरत सी कृष्ण भगवान की मूर्ति निकालते हैं और सबके सामने वह मूर्ति टेबल पर रख के कहते हैं कि मूर्ति यहाँ है। सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वह मूर्ति आखिर फेलुदा के पास कहाँ से आई। तब फेलुदा बताते हैं कि जो सेक्रेटरी था उसने फेलुदा को बताया था कि 1-2 दिन पहले जब फेलुदा वहाँ गए थे, किसी ने सोमेश्वर बर्मन की अलमारी खोलने की कोशिश की थी और उसने सोमेश्वर बर्मन जी को आगाह किया था कि आपकी अलमारी खोलने की कोशिश की गई है, लेकिन वो आदमी इसमें नाकाम हुआ है और वो जो मूर्ति है उसको बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। लेकिन सोमेश्वर बर्मन जी ने इस चीज़ को हल्के में लिया। तभी फेलुदा को शक हो गया था कि कोई ना कोई घर का ही आदमी है जो चोरी करना चाह रहा है। वह और कोई नहीं था, सोमेश्वर बर्मन का छोटा बेटा निखिल था। उसने वो चाबी चुपचाप से पापा के तकिए के नीचे से निकाली, चाबी अलमारी में लगाई। लेकिन जब अलमारी वह खोलने ही जा रहा था, तभी हल्की सी आवाज़ हुई कमरे में। उसके पापा ने शायद करवट ली हो। वह डर गया, जल्दी से उसने चाबी वापस रखी, लेकिन ठीक से वो चाबी तकिए के नीचे नहीं रख पाया। सेक्रेटरी ने जब सुबह देखा तकिया के बाहर ही चाबी पड़ी हुई है, तब उसने आगाह किया सोमेश्वर बर्मन को कि किसी ने अलमारी खोल के चाबी से और वह मूर्ति निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। तब फेलुदा ने अपनी कला दिखाई। उन्होंने नौकर को रात में काफ़ी मोटी रकम खिलाई थी और कहा कि उसे बहुत ज़रूरी बात करनी है सोमेश्वर बर्मन से, किसी को बिना बताए उसके कमरे में उनको जाने दे। नौकर ने आराम से फेलुदा को उस कमरे में जाने दिया। फेलुदा ने चुपचाप से तकिए के नीचे से चाबी निकाली और वह मूर्ति अपने पास रख ली और वापस अलमारी लॉक करके वापस घर आ गए। उसी रात देर पहर में ये जो मैजिशियन थे सूर्य कुमार, वह चोरी करने गए वह मूर्ति। उन्होंने भी यही काम किया, अलमारी खोली लेकिन मूर्ति उसके अंदर थी ही नहीं। जब वो पीछे पलटे तो वो जो नौकर था हेड, वो खड़ा था और वह जोर से चिल्लाने जा रहा था, लेकिन घबरा के उन्होंने कस के उसको दीवार पर ऐसे धक्का दिया। दीवार पे चोट लगने से उसका सर फट गया और उसकी वही मृत्यु हो गई। सूर्य कुमार हत्यारा बन गया। कृष्ण भगवान की वह खूबसूरत मूर्ति मेज पे रखी है, लेकिन सोमेश्वर बर्मन को अपना बड़ा बेटा अखिल एक बार मिलकर भी नहीं मिला। अब उसे अपनी बाकी की उम्र जेल में काटनी होगी। उन्हें बहुत दुख है अपने दोनों बेटों के लिए। बड़ा बेटा कातिल बन गया और छोटे बेटा ने भी चोरी करने का प्रयास किया। उन्होंने वह खूबसूरत सी मूर्ति उठाई और उसे संभाल कर फिर से अलमारी में रख दिया, लेकिन अब उनके आंखों से आंसू छलक रहे थे। फेलुदा भी लाल मोहन बाबू और तोपशिक के संग वापस अपने घर आ जाते हैं और इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और सुनते रहें ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ मेरे चैनल पे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।